है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। शिवांगी नाम एक, लेकिन कारनामे मत पूछो। कहाँ से शुरू करूं? फहरिस्त इतनी लंबी कि अल्फाज कम पड़ जाएं। वो एक आम औरत है, पेशे से डॉक्टर है और दिल्ली गवर्नमेंट में एक आला अफसर है। वो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, वो मिसेस फोटोजेनिक वर्ल्ड वाइड है, वो क्राफ्ट विला मिसेस एथनिक 2015, मिसेस हेरिटेज वर्ल्ड वाइड 2015, फेमिना ऑफिशियली गॉर्जियस 2016 और न जाने कितने इनामात और एजाजात मिल चुके हैं इन्हें। अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। मेरे ख्वाबों की ताबीर अभी बाकी है, अभी बैठी हूँ बादलों के बीच, परवाज को खुला आसमान अभी बाकी है। नाजरीन आदाब, ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हम हमेशा अपनी इस खास पेशकश में आपको कामयाब तरीन ख्वातीन की ज़िंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं से रोशनास करते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, ख्वाब वो नहीं होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। ख्वाबों ने उन्हें कभी सोने ही नहीं दिया, इसीलिए जब उनका एक ख्वाब पूरा हो जाता तो अपनी आंखों में दूसरा ख्वाब सजा लेती। उनकी कामयाबियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। वो एक डेंटल सर्जन है, वो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, वो मिस एथनिक भी रह चुकी हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो ख्वातीन को अपने ख़ानदान, अपने माशरे के लिए और अपने ख़ुद के लिए बहुत कुछ करने के लिए मोटिवेट करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिवांगी मलेटिया जी की। आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी के इस शुमारे में आपका खैर मकदम। थैंक यू, शुक्रिया। आपकी कामयाबियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं एक एक करके गिनाना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कहाँ से ख्वाब देखने की ताबीर आपने शुरू की? जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा, जो मेरी माँ हैं, मुझे हमेशा एक बात कहा करती थी कि बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम किसी लड़के के इक्वल हो या लड़का लड़की एक बराबर हैं। मैं ये कहूँगी कि लड़के अलग हैं, लड़कियाँ अलग हैं, और तुम्हें पूरी आज़ादी है। जो भी तुम करना चाहती हो, अगर उसमें किसी दूसरे की हानि नहीं हो रही है, वो चीज़, वो ख्वाब किसी और के लिए हार्मफुल नहीं है, तो उसे आगे बढ़ के ज़रूर पूरा करना। उन्होंने हमेशा मुझे ये समझाया। और जहाँ जहाँ मुझे डर लगा, डर एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको संकोच कर देती है, आपको एकदम दबा देती है, आप बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे डर लगता था वो एक पंप की तरह मुझ में हवा भरती थी। चाहे वो डर किसी अनजान चीज़ का हो, चाहे वो डर दूसरों के सामने बात करने का हो, चाहे वो डर हो कि लोग मुझे शायद पसंद नहीं करते, मेरे लुक्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि अक्सर मुझे स्कूल में मेरी लुक्स को लेके बुली किया जाता था। अरे क्या बात कर? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बाहर खेल कूद की बहुत शौकीन थी, तो मेरा रंग सांवला दिखाई पड़ता था। और सांवला रंग कितना सुंदरता को झलकाता है, स्पेशली भारतीय स्किन सांवले में कितनी सुंदर लगती है, लेकिन उसी को लेके मुझे बुली किया जाता था। और बहुत जगह जगह पर काफ़ी सारे प्रेशर्स से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। वो खुद एक बॉटनिस्ट हैं, पेड़ पौधों की बहुत शौकीन हैं, तो वो नेचर से सीड को, बीज को दबाने से लेके कैसे वो
एक अंकुरित होकर प्लांट बनता है, वहाँ तक मुझे पूरा फॉलो करवाती थी ताकि मैं पेशेंस सीखूं, ताकि मैं देखूं कि नेचर में हर चीज़ अपने टाइम पे हो रही है। तो मेरे जीवन में भी, जो कि नेचर का ही एक प्रोसेस है, हर चीज़ अपने टाइम से होगी। फूल खिलेंगे अपने टाइम से खिलेंगे, अंकुरित होगा अपने टाइम से अंकुरित होगा। और इसीलिए झटपटाना नहीं है, किसी चीज़ को लेके भागना नहीं है लाइफ में। लाइफ के एक एक प्रोसेस को कंप्लीटली जीना है। जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हों को बड़ी ही पुरकशिश अंदाज में बयां करती शिवांगी की शख्सियत मुआशरे की खवातीन के लिए सबक का बाइस है। साथ में ये एहसास भी कराता है कि माएँ हम सबकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हैं। शिवांगी जी, आपकी माँ, जैसा कि आपने बताया कि बोटेनिस्ट हैं, पेड़ पौधों से उन्हें बहुत लगाव था, लेकिन आप डेंटल सर्जन क्यों बनना चाहती थी? ये ख्वाब आपने कब देखा? देखिए, जब घर में इतना लाइवली माहौल हो कि हर चीज़ में लाइफ ढूंढने की कोशिश चल रही हो, जो मेरे पिता हैं वो आध्यात्मिक जीवन में मुझे डालना चाहते थे कि मेरा आध्यात्मिक जो पिलर है, मेरा मानना है कि हमारे 3 पिलर्स होते हैं। हमारा मानसिक पिलर होता है, शारीरिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पिलर जो डेवलप किया वो मेरे पिताजी ने किया। और हर चीज़ के अंदर लाइफ है, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपके रास्ते में आती है। चाहे वो रोड पे पड़ा हुआ एक कंकर पत्थर ही क्यों ना हो, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी भी एक वैल्यू है हमारे जीवन में। तो ये सारी चीज़ों के चलते मेरी रुचि ह्यूमन बॉडी में बहुत डेवलप हो गई। अगर मैं सच कहूँ यहाँ पर, क्योंकि अब मैं सच ही बोलने का प्रयास करती हूँ खुद से, और क्योंकि अब खुद से सच बोलने लग पड़ी हूँ तो दूसरों के सामने भी बोलने में हिचकिचाना नहीं होता। तो सच कहूँ तो MBBS में जाना चाहती थी, लेकिन कंपटीशन इतना था और माँ बाप ने कभी कोई इन्फ्लुएंस यूज़ करना या अन्य मायने यूज़ करने नहीं सिखाए। बड़ी मिडिल क्लास हम्बल बैकग्राउंड है हमारा। तो वहाँ से उठी तो डेंटिस्ट्री में बहुत इजीली जो है दूसरे पड़ाव पे एडमिशन हो गया मेरा। और मुझे लगा कि जो चीज़ आसानी से और मेरी मेहनत से मेरे पास आ रही है उसे मैं दोनों हाथों से एक्सेप्ट करूं। तो इस तरीके से डेंटिस्ट्री में आगमन हुआ। लेकिन यहाँ आके भी पता चला कि दर्द तो दर्द है, चाहे शरीर के किसी और हिस्से का हो या दांत का दर्द हो। तो बिल्कुल होता है खतरनाक। कहते हैं कि लेबर पेन के बाद अगर सेकंड मोस्ट टेरिबल पेन है तो वो दांत का दर्द है दुनिया में। तो उस दर्द से भी निवारण कराते कराते मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो फीमेल पेशेंट्स हैं, उनका दर्द दांत के दर्द से कहीं ज़्यादा था। उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी जिसकी वजह से उनका दांत का दर्द रिफ्लेक्ट करता था। तो मेरी जो ड्यूटी आवर्स थे वो यूजुअली सुबह 7:30 से 2 बजे के बीच में हो जाते हैं फिनिश, मेन ड्यूटी आवर्स। तो मैं उसके बाद 1 से 1.5 घंटा, कई बार 2 घंटे, मैं अपने पेशेंट्स को बाद में बुलाती थी उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि उसे काउंसलिंग कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें बस कुछ अच्छी बातें सुनने की ज़रूरत है। ना मैंने कोई पढ़ाई की थी इससे रिलेटेड, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं बोलती हूँ तो लोग कुछ सुनते हैं, कुछ प्रभावशाली रहता है मेरी बातचीत में, और उसके बाद वो खुश होके जाती हैं बाहर, और दवाई उनको ज़्यादा सूट करने लगती है। कई बार बिना दवाई के भी असर आ जाता है। तो मैंने देखा कि वो जो 8 घंटे की ड्यूटी है उसके बाद वो जो चंद 1-2 घंटे जो मैं एक्स्ट्रा देती थी अपने फीमेल पेशेंट्स को, फीमेल मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मेरी जो एक कंफर्ट जोन है वो औरतों में है। अब इसको आप कहिए कि जो मेन फोक हैं उनके अंदर कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं हम औरतों को लेके, तो वो मैं शायद हैंडल नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं औरतों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो मैंने औरतों के ऊपर ही फोकस किया। और मुझे ऐसे लगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वही आए दिन मेरे पेशेंट्स के साथ भी हो रहा है। तो जैसे मैं खुद को टैकल कर रही हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही अपने मरीजों को भी टैकल कर सकती हूँ। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मेरे अंदर डेंटिस्ट्री के थ्रू, और 2010 में जब UPSC क्रैक किया, उसके बाद सरकारी नौकरी में आई, तो जो एक चपरासी या माली से लेके IAS ऑफिसर, नेता तक का जो हमें एक्सपोजर मिलता है इस नौकरी के अंदर, तो इतना वेरिएशन मिलता है। उसके अंदर मैंने देखा कि इकोनॉमिक तबका या किसी भी तरह का प्रोफेशन कोई मायने नहीं रखता है। मानसिक त्रुटियां हर तरीके से हर तबके की औरत के अंदर है, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं। हम लोग हर रोज किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजर रही होती हैं।
अपने आप से कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद में इन्वॉल्व होती हैं कि अच्छा उसने ऐसे कह दिया, कोई बात नहीं, हमें ऐसे आगे बढ़ना है, उसने मुझे इस तरह से जज किया तो मुझे ऐसे बाहर निकलना है। कई बार हम नहीं बाहर निकल पाते तो हम कुछ कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, सालों तक भी डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये चीज़ तबके पे डिपेंड नहीं कर रही थी, मैंने ये बात देखी। घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना, अपने दफ्तर के कामों को सर अंजाम देना, साथ में अपने ख्वाबों को पूरा करने की जद्दोजहद करना और हर मुमकिन ताबीर को अपने मुताबिक करने में शिवांगी को महारत हासिल है। शिवांगी जी, 2014 में शादी के बाद मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनने का जो ख्वाब है या उस पेजेंट में शामिल होने का जो ख्वाब है, वो आपने कब और कैसे देखा? अगेन मैं सच बोलूँगी शादी जब होने वाली थी तो बहुत प्यारे हैं मेरे हस्बैंड डॉक्टर कुलदीप, ये जब मुझे मिले तो मैंने देखा कि एक इंसान कितना खुले दिमाग का भी हो सकता है, एक आदमी कितने खुले दिमाग का भी हो सकता है। यूजुअली जब हम एक सशक्त महिला की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं, आप लोग सब मुझसे सहमत होंगी कि कहीं ना कहीं हमें अग्रेशन फील होता है अपने अंदर। जब एक महिला सशक्त होती है, वी फील एग्रेसिव फ्रॉम इनसाइड। हमें लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब ये आदमी ऐसे क्यों देख रहा है, ये आदमी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मुझे जॉब में ऐसा क्यों फील कराया जा रहा है कि तू एक लड़की है तो यहीं तक तेरी सीमित है। या अगर मैं कहूँ कि आज मुझे अपने सास ससुर की वजह से थोड़ा जल्दी जाना है या अपने बच्चों को संभालना है, वो तो घर पे अकेले हैं, तो अरे तुम्हारे तो बहाने हमेशा तैयार रहते हैं, वगैरह वगैरह। ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से लेके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स अब मेरी क्वींस मेरे साथ शेयर करती हैं आजकल। तो जब मैं अपने हस्बैंड से मिली तो मुझे लगा कि अरे वाह, ऐसा भी एक आदमी हो सकता है। फिर भी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि अगर शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ सफोकेटिंग है, क्योंकि उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड था वो बिल्कुल अलग था हमसे। वो एक बहुत ही गूढ़ हरियाणवी परिवार से बिलोंग करते हैं और मैं पली बड़ी हूँ यहाँ फरीदाबाद में और दिल्ली के साथ हमेशा संपर्क में रही हूँ और एक मॉडर्न ख्यालात की फैमिली में मेरा उठना बैठना हुआ, मेरी परवरिश हुई। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैं उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड थी कि मैं अलग भी हो जाऊंगी, पहले से ही दिमाग में था शादी से पहले तो लेकिन जब शादी हुई, मैं घुसी तो मेरा एक और नोशन टूटा। बिलीफ सिस्टम्स जैसे नेचर मेरा एक एक करके बिलीफ सिस्टम, एक एक करके मेरी दीवार गिरा रही थी मेरे चारों तरफ की प्रकृति। मुझे पता लगा कि एक 5वीं पास महिला जो कि गूढ़ हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो मेरी सास थी, सास हैं, वो भी कितने मॉडर्न ख्यालातों की हो सकती हैं। मतलब केवल एक डॉक्टर होना, एक पैजेंट क्वीन होना, एक प्रोफेशनल कैमरा आर्टिस्ट होना, जैसे कि आप हैं, जैसे कि मैं, हम दोनों बैठ के आज बातें कर रहे हैं, जो औरतें हमें सुन रही हैं वो ये ना सोचें कि यही सब चीज़ें दिमाग को खोलती हैं। नो, मॉडर्निज्म का इन चीज़ों से रिलेशन नहीं है। जो एक औरत दूसरी औरत का हाथ पकड़ के उसे आगे बढ़ाएगी ना, वो मॉडर्न है। बिल्कुल, मॉडर्निज्म इज एम्पावरिंग ईच अदर, एक दूसरे को सशक्त करना मॉडर्निज्म है। ये बात मैंने अपनी सास से सीखी, क्योंकि शादी के दूसरे ही दिन उन्होंने मुझसे अपना पहला ख्वाब शेयर किया, जो कि था कि मुझे अमिताभ बच्चन जी से मिलना है शिवांगी। उनकी फैन है वो, उनकी बहुत बड़ी फैन, और कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि मेरे परिवार में बस तुम ही हो जो मुझे मिलवा सकती हो। और मैं उनको ऐसे देख रही थी कि अरे ये इनको मेरे में ऐसा क्या दिख रहा है। देखिए, कोई आपके अंदर इतना जुनून पैदा कर दे, आपके अंदर इतने हाई डिग्रीज ऑफ मोटिवेशन पैदा कर दे कि आपको बोले कि जो इस सदी के महानायक हैं, दी लेजेंड हैं, उनसे तुम ही मुझे मिलवा सकती हो तो आप उसको क्या लेंगी, आपका कितना मनोबल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पे होगा। तो मैं कहूँगी कि हाँ, शादी के बाद अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है मुझे आगे बढ़ाने में, तो वो है मेरी सास। जहाँ इतने सारे काम कोई महीनों में करे, वहीं शिवांगी के लिए इतने सारे काम आए दिन की बात है। शिवांगी जिद्दी ऐसी कि जो ठान ले वो करके दिखाएं। दर्द, तकलीफें, फप्तियां सहने वाली शिवांगी ने कभी इन सब चीजों को अपने ख्वाबों के आगे आने नहीं दिया। एक बात शेयर करना चाहूँगी आपसे कि 2013 में जब मेरे पहले बेटे का जन्म हुआ, तो जन्म के बाद, जन्म मतलब जब वो मेरे पेट में था, गर्भ में था, उस दौरान ही मुझे पता लगा कि मेरे यूट्रस में
एक 15 सेंटीमीटर का बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, जिसके कारण 3rd ट्राइमेस्टर के चलते चलते मेरे बॉडी में बहुत तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस आने लगे, इतने ज़्यादा कि मुझे अनबियरेबल पेन्स होते थे, मैं सहन नहीं कर पाती थी। और साथ ही साथ उन पेन्स के तुरंत बाद मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। पैनिक अटैक, जो नहीं जानते हैं, पैनिक अटैक एक तरह का डिप्रेशन है, एक तरह का डिप्रेसिव अटैक होता है, जिस दौरान आप चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अनकॉन्शियसली उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाती थी जो मुझे अंदाज़ा नहीं रहता था, याद नहीं रहता था। और फिर एक यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि आप उस दौर से भी गुजरी हैं। जी बिल्कुल गुजरी हूँ। और उसके बाद एक बेहोशी का पीरियड आता था मेरे लिए, जिस दौरान मैं बेहोश रहती थी। और फिर मेरा सारा परिवार, जब मैं उठती थी तो उनके आंखों में आंसू होते थे, लेकिन फिर भी वो हंस रहे होते थे, क्योंकि उन्हें मुझे इन्फीरियर नहीं महसूस कराना था, उन्हें मुझे किसी भी तरह से कम महसूस नहीं करवाना था। तो वो लोग, मेरी सासू माँ हाथ में चॉकलेट लेते हुए, क्योंकि बीपी लो हो जाता है उस अटैक के दौरान, तो वो चॉकलेट लेके खड़ी होती थी, मेरे हस्बैंड कॉफ़ी लेके खड़े होते थे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पैनिक अटैक से मैं गुजर रही थी। और मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो वो मात्र 21 दिन का था, जब मेरे अटैक के दौरान मैंने उसे भी हर्ट कर दिया था। और जब मैं जागी तो मैंने देखा कि एक माँ ने अपने 21 दिन के, मात्र 21 दिन के बच्चे को हर्ट कर दिया है बहुत बुरे से। एंड वो एक पल था जब मैं बहुत टूटने लगी, मैं और ज़्यादा इस डिप्रेशन में जाने लगी। और मैंने कहीं ना कहीं खुद का अंत करने की भी कोशिश करी कि मैं अब शायद इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि एक औरत को एक माँ होना ही कहा जाता है कि अच्छा तुम कुछ नहीं कर सकती तो बच्चे पैदा कर लो, तुम माँ तो बन ही जाओगी। ऐसे हमें माना जाता है कि प्राकृतिक तौर पे हम माएँ तो होती ही हैं, चाहे बच्चे हो या ना हो, ममतत्व तो हमारे अंदर है ही है। तो लेकिन वो भी मैं एक फेलियर थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फेलियर हूँ उसके अंदर। तो वही मेरा पीरियड चल रहा था। तो मेरा बेटा मात्र 6 महीने का हुआ था। और उसी दौरान उसकी एक दिन रात को पहली स्माइल आई उसकी। बच्चे कुछ तकरीबन 4 महीने के आसपास मुस्कुराना शुरू करते हैं। तो मैं रात को ऐसे ही डूबी हुई थी अपने ख्यालों में, बिल्कुल टूटी पड़ी थी, रो रही थी, कभी जाग रही थी, कभी सो रही थी, ऐसे ही चल रहा था। तो उसने ऐसे छू कर मुझे उठाया, जैसे जगाया, और उसने अपनी पहली मुस्कान मुझे दिखाई। और पहली मुस्कान दिखाते हुए जैसे वो मुझे बोल रहा हो कि तुम मेरी हीरो हो, तुम टूट नहीं सकती, तुमने मुझे जन्म दिया है ना, तो यू कैन नॉट टेक अ फुट बैक नाउ। आप खुद को ख़त्म करने का ख्याल नहीं ला सकती हैं, आप ये ख्याल नहीं ला सकती हैं कि आप किसी से कम हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो एक माँ होने के लिए कंप्लीट होना चाहिए, राइट? तो अब जागो, अब अपनी कमान अपने हाथों में ले लो माँ, क्योंकि अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा। शिवांगी की कामयाबी का सफर 2014 में केबीसी के सेट से शुरू हुआ, जहां उन्होंने केबीसी में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपना और अपनी सास दोनों का ख्वाब साथ में पूरा किया। जब अमिताभ बच्चन साहब ने शिवांगी की रिक्वेस्ट पर केबीसी के सेट पर शिवांगी के साथ पहला रैंप वॉक किया। शिवांगी जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो सासू माँ हैं वो बिग बी की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, तो आपने उन्हें बिग बी से कैसे मिलाया, कैसे मुमकिन हो पाया ये सब कुछ? केबीसी के ऑडिशंस जो हैं वो आउट हुए, और मेरी सास ने मुझे अपना वो प्रॉमिस याद दिलाया कि बेटा तुम शायद इस रास्ते पे इसलिए आ गई हो क्योंकि तुम्हारे कुछ ख्वाब, अधूरे ख्वाब दबे रह गए हैं, उन्हें खोलो, पोटली को खोलो। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो शादीशुदा औरतों के लिए एक पैजेंट, पहले, अब तो खैर काफ़ी ऐसे पैजेंट्स आ गए हैं अवेयरनेस के साथ, जैसे जैसे औरतों में ये बीज और ज़्यादा उभरता जा रहा है पैजेंट्री का। लेकिन उस टाइम पर 2014 में, आज से कुछ 5-6 साल पहले, चंद 1 या 2 पैजेंट्स ही हुआ करते थे जो मिसेस इंडिया को सेवर करते थे। तो बिल्कुल मैं यही सोचकर मैं आगे बढ़ी मिसेस इंडिया में, और वहाँ पर मैंने खिताब जीता। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2014 में फर्स्ट रनर अप रही। शिवांगी जी, एक तरफ तो आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जा रही थी, ग्लैमर वर्ल्ड से भी आपका रिश्ता बन गया, लेकिन दूसरी तरफ आपका परिवार है,
आपका दफ्तर है, आपकी नौकरी है, तो इन सब के बीच में आप किस तरह से तालमेल बैठाती हैं? मैंने अपने आप को कुछ इस तरह से ढाला कि मैंने अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करना शुरू किया। मैंने अपने जीवन को साधारण से और ज़्यादा साधारण पे मैं ले आई। जैसे इतने खिताब जीते थे तो कहीं पे भी एज चीफ गेस्ट बुलाया जाता था, या अलग अलग प्रोग्राम्स में, पैनल डिस्कशंस में बुलाने लगे लोग। नाइट पार्टीज़ के बहुत इनविटेशंस आते थे, क्योंकि जो एक बेसिक विचारधारा है वो तो नहीं आप बदल सकते। भाई आप अगर पैजेंट्री में गई हैं, मॉडलिंग में गई हैं, तो आप ऑब्वियसली ओपन माइंडेड होंगी। आप ऑब्वियसली पार्टीज़ में आने से मना नहीं कर सकती हैं। आपको सोसाइटी में भी तो कुछ दिखाना है, और आप जा रही हैं फंक्शंस में तो आपको ड्रेस रिपीट नहीं करनी है। ये तो आपकी एक पहले बार मीडिया कवरेज में आ गई है ड्रेस, अब आपको दूसरी ड्रेस लानी है। ऐसे कुछ बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो हम बेफिजूल में ले लेते हैं, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, इस डर से कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, इस डर से कि कहीं हम अलग होकर कहीं बिल्कुल ही अलग थलग ना चले जाएं। पता लगे कि जो हमने इतना अचीव किया है उसकी क्रेडिबिलिटी ही गायब हो गई। लोगों ने जब माना ही नहीं या उन्होंने हमें बॉयकॉट कर दिया तो क्या क्या रह गया फिर, है ना? फिर इन ट्रॉफीज़ की, इन ताजों की क्या वैल्यू? शिवांगी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपकी जो क्वींस हैं वो किस तरह की दिक्कतें लेकर आपके पास आती हैं और आप कैसे उन्हें मोटिवेट करती हैं? मेरे पास एक ऑफ़र आया जिसमें था कि भाई कुछ 11 या 12 एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, और केवल एसिड अटैक ही नहीं, उनमें से होम वायलेंस विक्टिम्स भी हैं, रेप पीड़ित भी थे, और उन पे एसिड फेंककर उनके चेहरे को झुलसा दिया गया था। तो हम इनसे रिलेटेड एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़ा सा, कुछ चंद दिनों का। तो क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगी? तो मैंने भागकर उस ऑफ़र को लिया, क्योंकि चाहे मुझे इतने बड़े पेट के साथ रोज़ 2.5 घंटा जाना आना करना पड़ता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी खुशी भर गई थी, मेरे अंदर इतना एंथुजियाज्म आ गया था कि ये तो मुझे काम करना ही है। तो मैंने 1 हफ्ता लगातार एसिड अटैक विक्टिम्स की वर्कशॉप ली, जिस दौरान मैंने उनके साथ अलग अलग तरह के टेक्निक्स शेयर किए कि कैसे वो अपने आप को अंदरूनी तौर पे सशक्त कर सकती हैं, कैसे वो, उनका बाहर से पूरा ढांचा बिगड़ गया है लेकिन फिर भी वो अपने आत्मविश्वास को कैसे कायम रख सकती हैं। और अंत में हमने दुनिया का पहला ऐसा एक पैजेंट शो मैंने उनके लिए किया। ये उड़ान करके एक किया गया था निर्धारित, जिसका एक हिस्सा बना था क्वीन इन द मेकिंग, एक छोटा हिस्सा था, लेकिन मेरे कहने पे मैं बड़ी थैंकफुल रही कि उन लोगों ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और एक पैजेंट शो की तरह इस पूरे के पूरे वर्कशॉप को एंड किया गया, जिसमें दुनिया में पहली बार जो पैजेंट शो की पार्टिसिपेंट्स थी वो सारी की सारी एसिड अटैक फाइटर्स थी, और उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली रैंप वॉक किया और ऐसे ऐसे जवाब दिए, ऐसे ऐसे तरीके से अपने आप को शोकेस किया स्टेज पर कि हम सबकी आंखें गर्व से भरी हुई थी कि क्या मतलब कितना एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। आपने इस गुफ्तगू में शुरू से लेकर अब तक अपनी माँ का, अपनी सासू माँ की बहुत तारीफ़ की है। ऐसा लगता है कि आप 3 ख्वातीन जो है वो एक तरफ हैं। ऐसे में आपके शौहर कहाँ खड़े नज़र आते हैं? जी, मेरे पति महोदय तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्टेज हैं। उनका ये मानना है कि तुम स्टेज संभालो, मैं बैक स्टेज संभालता हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ मैं, क्योंकि आए दिन सुनते हैं, और मेरी क्वींस की तो बहुत तकलीफ़ें इसी रिश्ते से जुड़ी होती हैं। पति पत्नी का रिश्ता जो अगर एक साथ जुड़ जाए, है ना, अगर हम केवल फिज़िकल नहीं स्पिरिचुअल मेंटल पार्टनर्स भी होकर जीने लगें तो एक दूसरे को कहाँ तक ले जाते हैं। और वहीं पे अगर ये रिश्ते में थोड़ी सी भी अनबन आ जाए तो टूटने लगते हैं, लोग टूटने लगते हैं, मन टूटने लगते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। सारे कामों से फुर्सत मिलते ही शिवांगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वक्त निकालती हैं, जहां माशरे के हर तबके से आई खवातीन के सवालात और मुश्किलात को बड़े ही आम फहम अंदाज में रास्ता बताती हैं ताकि वो जिंदगी को कैसे एंजॉय करें। अच्छा, ये जो आपका सोशल वर्क है, इसका दायरा क्या है और किस किस तरह की ख्वातीन जो हैं उनकी आप मदद करती हैं? क्वीन इन द मेकिंग के साथ हम लोग ऑल ओवर इंडिया ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं औरतों के लिए, मेरी क्वींस के लिए, जिन वर्कशॉप्स में उन्हें साइको स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की टेक्निक्स मैं देती हूँ। तो ये
मात्र बोलने और सुनने का सेशन नहीं होता। ये 8-8, 9-9 घंटे चलती हैं ये वर्कशॉप्स, जिस दौरान जो क्वींस हैं वो हैंड्स ऑन यानी कि कर के सीखती हैं। कर के मतलब मोटिवेशन इज नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग। उन्हें समझ आता है कि मोटिवेशन तो हमारी हर चीज़ में है। अभी हम बात कर रहे हैं तो इस बात करते दौरान भी हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर कर सकते हैं। अगर हम किचन का काम कर रहे हैं तो उस दौरान भी हम अपने आप को पॉजिटिवली इंस्टिल कर सकते हैं। शिवांगी जी, हमारी जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रही हैं, जिनकी आंखों में बेशुमार ख्वाब हैं और उन ख्वाबों को भी पूरा करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने ख्वाबों को की ताबीर में तब्दील कर सकती हैं? अगर आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा है, कोई ड्रीम है आपकी, तो उस ड्रीम को आप एक बड़े विजन के साथ अटैच कीजिए। जब तक आप केवल खुद के लिए बस मेरे पास ये आ जाए, मैं ऐसा कर जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उसको दिखाने के लिए आगे निकल जाऊं, इस रेस में जब तक आप हैं तब तक आपका दायरा इतना लिमिटेड है। जब हमारी सोच ही इतनी संकीर्ण है तो हमारे पास एनर्जी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे जो अनलिमिटेड होंगे? अनलिमिटेड पाने के लिए अनलिमिटेड से जुड़ना ज़रूरी है। तो अपने आप को छोटी चीज़ों से ऊपर उठाया जाए और अपने आप को एक बड़े कॉज, एक बड़े विजन के साथ जोड़ा जाए, तो आपका ड्रीम मजाल ही नहीं है कि पूरा ना हो, वो ज़रूर पूरा होगा। और ज़रूर से अगर मैं कर सकती हूँ ना, जिस बवंडर में मैं फंसी हुई थी, जिस हालातों में मैं थी और जितनी ईगोइस्टिक नकचड़ी औरत मैं रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो भैया तुम तो आराम से कर सकती हो। इसलिए जस्ट गो अहेड एंड परस्यू, खुल जाओ, खुल के जियो, अपने बारे में एटलीस्ट खुद से झूठ बोलना बंद करें। कम से कम एटलीस्ट ये काम कर दें। दूसरों के आगे झूठ बोलना पड़ता है, सोसाइटी है वगैरह वगैरह, समझती हूँ। खुद से एटलीस्ट हम खुद के बारे में झूठ ना बोलें। जो हमारे अंदर कमियां हैं उन्हें खुलकर एक्सेप्ट करें और फिर उन्हें धीरे धीरे करके तोड़ने की, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें। इन सभी चीज़ों से मेरे ख्याल से हम किसी भी ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। हमने पारस का नाम सुना था, लेकिन ऐसी शख्सियत की मलिका शिवांगी, जिन्होंने कामयाबी के न जाने कितने परचम लहराए हैं, उन्हें पारस कहने में कोई हर्ज नहीं है। अभी शिवांगी के कदम रुके नहीं है, ना ही थके हैं, वो तो बदस्तूर जारी है। शिवांगी जी, ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, इस खास पेशकश के इस शुमारे में शामिल होने के लिए और हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसे सागर में गोता लगाते ही दोनों हाथ मेरे मोती आ गए। नाजरीन, डॉक्टर शिवांगी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ख्वाब की ना तो कोई हद होती है और ना ही कोई बंदिश होती है, लेकिन ज़रूरत यह है कि उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, उसे ताबीर में तब्दील करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम किया जाए। डॉक्टर शिवांगी आज ना सिर्फ एक कामयाब खातून है, बल्कि हम सब के लिए एक नज़ीर बन चुकी हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी।